डिक्टेशन लिखने के लिए रेडी हो जाइए। रेडी, स्टार्ट। महोदय, भगवान बुद्ध ने अपने शील में इन सभी गुणों पर यथोचित बल दिया है और व्यवहार की दृष्टि से उनका विवेचन किया है। बुद्ध जयंती समारोह द्वारा संसार के राष्ट्रों को सुख तथा शांति देने वाले भगवान के संदेश को स्मरण करने और उसका चिंतन करने का जो अवसर मिला है, मैं समझता हूँ कि यह मानव जाति का सौभाग्य है। मेरी यह धारणा है कि निजी सुख और शांति के हित में मानव उस संदेश की ओर अधिकाधिक ध्यान देगा। यह प्रसन्नता की बात है कि कई एक राष्ट्रों ने पंचशील के सिद्धांतों को स्वीकार कर लिया है। इस सिद्धांत पर आचरण द्वारा पारस्परिक मतभेद निसंदेह कम किया जा सकता है और राष्ट्र बल प्रयोग अथवा युद्ध से मुक्त हो सकते हैं। भगवान बुद्ध का समस्त जीवन, उनके सारगर्भित प्रवचन और उनका संदेश प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपलब्ध है। कोई भी व्यक्ति उनसे लाभ उठा सकता है और अपनी आत्मा को उन्नत कर सकता है। हमारे देश में जहाँ भगवान ने निर्वाण प्राप्त किया और प्रथम उपदेश दिया, महात्मा बुद्ध का जनता के हृदयों में ऊंचे से ऊंचा स्थान है। प्राचीन परंपरा के अनुसार भारत के लोगों ने उन्हें कालांतर में ईश्वरीय अवतार का पद दिया था और इस देश से बौद्ध मत के लुप्त हो जाने के बाद भी विष्णु के रूप में उनकी पूजा बराबर होती रही। भगवान बुद्ध की विचारधारा तथा उनके सदुपदेश का हिंदू विचारधारा पर गहरा प्रभाव पड़ा है और बौद्धशील आज भी हिंदू धर्म का एक अंग है। मैं विनम्रतापूर्वक एक और बात कहना चाहूँगा। भगवान बुद्ध ने इसी भूमि में निर्वाण प्राप्त किया और यहीं उन्होंने धर्म प्रचार की व्यवस्था की। सदियों तक इस देश की अधिकांश जनता बौद्ध मत की अनुयायी रही और यहाँ के प्रतापी नरेशों और धर्मरत भिक्षुओं के अध्यवसाय से बौद्ध मत का अनेक देश देशांतरों में प्रसार हुआ, किंतु संयोग से अथवा कुछ ऐतिहासिक कारणों से बौद्ध मत प्रायः भारत से लुप्त हो गया। यह सब होते हुए मैं कह सकता हूँ कि 2000 वर्ष की इस समस्त अवधि में भगवान बुद्ध के प्रति यहाँ के लोगों की आस्था तथा श्रद्धा बराबर रही। विश्व के इतिहास में शायद और कोई ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा। मुझे कोई भी दूसरा देश ऐसा दिखाई नहीं देता जहाँ कोई अवतार हुआ हो और समस्त जनता कुछ समय तक उसकी अनुयायी रहकर किसी अन्य मत को अपना चुकी हो, परंतु फिर भी उस देश में उस अवतार का वही आदर और उसके प्रति वही आस्था की भावना बनी रही हो जैसी भारत में भगवान बुद्ध के प्रति हजारों वर्षों से रही है।
हो सकता है कि यह सहिष्णुता और यह उदारता इस देश को स्वयं भगवान बुद्ध की ही देन हो। इस समय मानव एक संध्याकालीन समय से होकर गुजर रहा है। भौतिक विज्ञान एक पराकाष्ठा तक पहुंच चुका है। ऐसा मालूम पड़ता है कि मानव ने भौतिक संपन्नता को ही सुख का एकमात्र साधन मान लिया है। महोदय, भारत विशेषकर गांवों में ही बसता है और यद्यपि इन दिनों शहरी जनसंख्या बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही है, पर यह आज भी सच है कि भारत ज़्यादातर गांवों में ही बसता है। गांवों और गांव वालों की उन्नति के लिए जो कुछ भी किया जाए उसका केवल स्वागत ही नहीं होना चाहिए, बल्कि उसको प्रोत्साहन देने के लिए सरकार और लोगों को प्रत्येक संभव प्रयत्न करना चाहिए। महात्मा गांधी इसलिए गांवों के विकास पर बहुत जोर दिया करते थे। यह एक बड़ा शुभ विचार है कि आज उनके जन्मदिन पर इस सामुदायिक विकास योजना को प्रारंभ किया जा रहा है। इस देश में सामुदायिक विकास और सामुदायिक योजना नए शब्द हैं, पर यह विचार बहुत पुराना है। इसका मौलिक तात्पर्य किसी एक दिशा में उन्नति के विपरीत चहुमुखी उन्नति से है। अधिक अन्न उपजाओ संबंधी कार्यक्रम से तथा विभिन्न राज्य सरकारों और गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा देहात सुधार के क्षेत्र में किए गए कार्य के हमारे अनुभव से यह सिद्ध हो चुका है कि देहाती जीवन के सभी पहलू एक दूसरे से संबद्ध हैं और यदि एक एक पहलू को अलग अलग लिया जाए तो स्थायी परिणाम प्राप्त नहीं हो सकता। इसका यह अभिप्राय नहीं कि विशिष्ट समस्याओं को महत्व न दिया जाए, परंतु उनसे संबंधित आयोजन किसी विस्तृत योजना के ही अंग होने चाहिए और वे समस्याएं उस योजना के अंतर्गत आ जाए। इस काम में सफलता तभी मिल सकती है जब सरकारी व्यवस्था, गैर सरकारी नेतृत्व और जनता के उत्साह में परस्पर सहयोग हो और खेती, शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई, पशु सुधार तथा बेकारी दूर करना इत्यादि सभी प्रकार के काम एक साथ हाथ में लिए जाए। महात्मा गांधी की प्रेरणा से उनके अनुयायियों ने देश के अनेक भागों में इस प्रकार के काम बहुत निस्वार्थ भाव से किए हैं और दूसरी संस्थाओं तथा व्यक्तियों ने भी इस दिशा में बहुत कुछ किया है, लेकिन पर्याप्त धन और यथेष्ट मात्रा में विशिष्ट काम करने वाले न मिलने के कारण उनका विस्तार न तो उतनी दूर तक हुआ और न उतनी तेजी के साथ हुआ जितना हम चाहते थे। भारत और अमेरिका के बीच जनवरी 1952 में हुए प्राविधिक सहयोग समझौते से
इस दिशा में उन्नति की नवीन संभावनाएं पैदा हो गई हैं। मेरा बराबर यह विश्वास रहा है कि भारतीय किसान खेती के काम में कुछ नौसिखिया नहीं और उसे इसका कई पीढ़ियों का अनुभव है। बिहार